यूनानी इतिहास लेखन के विषय में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, यूनानी इतिहास लेखन की क्या पृष्ठभूमि है, इस पर बात करेंगे। इसके बाद यूनानी इतिहास लेखन किन प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किया गया है तथा उनके द्वारा क्या विवरण दिया गया है, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत यूनानी इतिहास लेखकों द्वारा भारत विषयक इतिहास लेखन की भी हम चर्चा करेंगे। सिकंदर के पूर्व जिन इतिहास लेखकों ने भारत के विषय में लिखा, सिकंदर अपने साथ भी कुछ इतिहासकारों को लेकर आया था, उनके बारे में, और सिकंदर के जाने के पश्चात भी कुछ यूनानी इतिहासकारों ने, इतिहास लेखकों ने भारत के इतिहास के विषय में चर्चा की, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और अंत में निष्कर्ष पर अपने विचार रखेंगे। यूनानी इतिहास लेखन, इतिहास लेखन की अवधारणा सतत परिवर्तनशील रहती है, लगातार बदलती रही समय के अनुसार। पहले कथात्मक इतिहास, फिर शिक्षात्मक इतिहास, इस तरह क्रम चलता गया। पहले इतिहास को कहानी कथा के रूप में स्वीकार किया गया और धीरे धीरे इसका महत्व बढ़ता गया और वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो इतिहास लेखन की अवधारणा लगातार परिवर्तनशील है। देश काल तथा परिस्थितियों से यह प्रभावित होती है। अलग अलग देश में अलग तरह की प्रथा हमको देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो लिखने के स्थान पर अनुभव को अधिक महत्व दिया गया, निष्कर्ष पर अधिक जोर दिया गया, सीख पर अधिक बल दिया गया। इसलिए पूरी घटनाओं का विवरण उस तरह से नहीं लिखा गया जैसा कि इतिहास में लिखा जाता है। संक्षिप्त विवरण उनका दिया गया, कथा कहानियाँ भी उसमें शामिल कर दी गई। उसके निष्कर्षों को, सीख को अधिक महत्व दिया गया भारत में। तो भारत की बात थी। इसी प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं थीं। तो देश काल और परिस्थितियों से निश्चित रूप से इतिहास लेखन प्रभावित होता है। इतिहास के प्रवर्तक यूनानियों को स्वीकार किया जाता है। आप सभी परिचित होंगे, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय इन्हें ही जाता है, इन्हें दिया जाता है। इतिहास को शोध विषय के रूप में यूनानियों ने ही सबसे पहले स्वीकृति दी। मात्र कथा, आख्यान या कहानी के रूप में इतिहास को न मानकर शोध विषय के रूप में भी इतिहास को इन्होंने स्वीकृति सर्वप्रथम इतिहास की परंपरा में प्रदान की। यूनानी परंपरा में विज्ञान, भूगोल एवं मानव जाति को महत्व दिया गया। सर्वप्रथम इन पर जोर दिया गया, महत्व दिया गया। वैज्ञानिक तत्वों को शामिल किया गया, भूगोल के महत्व, उसके प्रभाव को स्वीकार किया गया और मानव जाति को केंद्र में रखकर यूनानियों ने ही इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। प्रोफेसर थॉमसन के अनुसार यूनानियों ने सभी तरह का इतिहास लिखा। उन्होंने ही पहले पहल वास्तविक इतिहास लिखने की कला सीखी, इसके उद्देश्यों, इसके कार्यों और इसके नियमों को बताया। यूनानी विज्ञान और दर्शन की भांति इतिहास के भी जन्मदाता थे। आइए अब देख लेते हैं यूनानी इतिहास लेखन किन किन इतिहासकारों ने या इतिहास लेखकों ने की, क्या लिखा। सर्वप्रथम यूनानी इतिहास का प्रारंभ स्वीकार किया जाता है होमर के साहित्य से। होमर द्वारा रचित साहित्य, विशेषकर उसकी कविताएं, पद्य रूप में उसकी रचनाएं हैं, जिनमें मेसन के इतिहास का विवरण हमको प्राप्त होता है उनकी रचनाओं में। उनकी प्रमुख रचनाओं में इलियड, इस रचना में एशियन युद्ध का, एशिया के युद्धों का विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत ट्रोजन के युद्ध का 10 वर्षीय विवरण पद्य रूप में, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इलियड काव्य रचना है, तो उसका प्रस्तुतिकरण इनके द्वारा किया गया। यद्यपि इसे पूरी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं माना जाता, किंतु फिर भी युद्ध का विवरण है साहित्य के साथ, तो इतिहास उससे निश्चित रूप से इतिहास से संबंधित है। ओडिसी इनकी दूसरी रचना, ओडिसियस की उपलब्धि और उसके भ्रमण का 10 वर्षीय विवरण पद्य रूप में, कविता के रूप में इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। होमर के द्वारा यूनानी वीरों का विवरण दिया गया है, जिनको यूनानी देवताओं से संबद्ध किया गया, बताया गया, जोड़ा गया। यूनानी देवताओं के साथ यूनानी वीरों को जोड़ा गया, होमर ने कार्य किया। होमर के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विवरण भी प्रस्तुत किया गया। इस तरह से होमर से
यूनानी इतिहास का प्रारंभ स्वीकार लेखन का इतिहास लेखन का प्रारंभ स्वीकार किया जा सकता है। इसके पश्चात हेसियड का लेखन महत्वपूर्ण है। हेसियड के द्वारा 4 धातु युगों की कल्पना की गई। पूर्व के वीडियो में हम बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं, संक्षेप में आज भी बात करेंगे। हेसियड द्वारा युग चक्रवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया। युग चक्रवादी सिद्धांत के बारे में भी पूर्व वीडियोज़ में हमने बहुत विस्तार से बात की है। चक्रवादी सिद्धांत से अर्थ एक गोलाकार एक चक्र में समय का क्रम क्रमशः चलता है और वह पूर्वांकित होता है। पूर्व से ही उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि अब ये युग आने वाला है। इतिहास के क्रम को इस प्रकार से युग चक्रवादी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिस पर हमने पूर्व में विस्तार से चर्चा की है। तो हेसियड ने जो युग चक्रवादी सिद्धांत को स्वीकार किया, इतिहास के क्रम को, उसमें पहला युग उन्होंने स्वीकार किया स्वर्ण युग। इस युग में स्वर्ग में या धरती पर क्रोनोस का शासन था, ऐसा उन्होंने परिकल्पना की। मनुष्य और देवता साथ में कार्य करते थे, ऐसी परिकल्पना इनके द्वारा की गई और यह युग सर्वोत्तम युग था। इसके पश्चात रजत युग आता है। अपेक्षाकृत पूर्व से हीन स्थिति, संघर्ष का प्रारंभ होता है। देवताओं की आराधना में कमी आ जाती है। इस तरह पूर्व की अपेक्षा हीनतर स्थिति आ जाती है। तीसरे युग की परिकल्पना इन्होंने की, वह कांस्य युग की थी। कलह त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, कलह एवं संघर्ष का प्रारंभ इस काल में प्रारंभ हुआ। हथियार इस समय निर्मित किए गए कांस्य के हथियार थे, ये कांस्य के हथियार थे और पूर्व की अपेक्षा रजत युग की अपेक्षा हीनतर स्थिति आ गई। कांस्य युग के बाद लौह युग, लोहे से बनी हुई वस्तु हथियार, सबसे हीनतम स्थिति। किंतु वीर पुरुषों का जन्म बताते हैं इस काल में। ट्राय एवं थेबीज के युद्ध में इन वीर पुरुषों ने भागीदारी की, यह लौह युग था। ये सबसे हीनतर सबसे कमज़ोर स्थिति थी। इसके बाद पुनः स्वर्ण युग आता है। ये क्रम ये बताते हैं। हेसियड के द्वारा इस प्रकार इतिहास के युगों का निर्धारण किया गया तथा चक्रीय सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की गई। कॉलिंगवुड द्वारा हेसियड की आलोचना की गई है और उनके युग सिद्धांत को भी अस्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से हेसियड ने यूनान के इतिहास और विश्व के इतिहास को इस तरह के क्रम में बांटा और उसका विवरण दिया। तीसरे इतिहासकार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं हेकेटियस। इनका लेखन देखते हैं। इनका जन्म 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था यूनान में। इनकी प्रसिद्ध कृति विश्व का पर्यटन, ट्रेवल्स अराउंड द वर्ल्ड, इस ग्रंथ में लेखक ने अपनी फारस यात्रा, ईरान की यात्रा का विस्तृत विवरण दिया है, लेखन किया है। वहाँ की स्थितियों परिस्थितियों का विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरा इनका ग्रंथ है स्थानीय वंशावलियों का ग्रंथ। इस ग्रंथ में प्राचीन आख्यानों की कटु आलोचना की गई है और वंशावलियों का विवरण दिया गया है। 2 सिद्धांतों को इन्होंने मान्यता दी। एक, सत्य को महत्व देना, इतिहास में जो कुछ सच्चाई है, सत्य है, यथार्थ है, उसको इन्होंने स्वीकार किया, उसका लेखन किया, ऐसा इन्होंने बताया। और दूसरा, पारंपरिक आख्यानों की आलोचना की। परंपरागत रूप में जो किंवदंतियाँ, आख्यान, किस्से, कहानियों के रूप में प्रचलन में रहते हैं, उसकी इन्होंने आलोचना की। तो 2 सिद्धांतों को इन्होंने मान्यता दी। यूनानियों में प्रचलित किंवदंतियों एवं कहानियों को इनके द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। चौथे इतिहासकार और इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। इनका लेखन, जन्म 480 ईस्वी पूर्व हेलिकॉर्नेसस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। ये मानवतावादी चिंतक थे। मानव को केंद्र में रखकर केंद्रीय विषय के रूप में मानव, उसके इर्द गिर्द का इतिहास इन्होंने लिखना शुरू किया, इसलिए इनको मानवतावादी चिंतक स्वीकार किया जाता है। इतिहास के जनक के रूप में भी इनको मान्यता प्राप्त है। प्राकृतिक नियमों को इन्होंने इतिहास में भी महत्व दिया। जिस प्रकार से प्रकृति के नियम हैं, उसी प्रकार के नियम इतिहास में भी लागू होते हैं। उत्थान पतन पर वह नियम लागू होता है। किसी साम्राज्य के उत्थान से पतन तक की प्रक्रिया में भी प्राकृतिक नियम लागू होते हैं, इसको उन्होंने स्वीकार किया। कथात्मक पद्धति से इन्होंने इतिहास लेखन किया। एक कहानी के रूप में, कथा के रूप में, कथाक्रम का इन्होंने विशेष ध्यान रखा। तो इतिहास तो लिखा, लेकिन कथात्मक रूप में इतिहास लेखन का प्रारंभ
यूनान में इनके द्वारा किया गया। इन्होंने साक्ष्यों का पर्याप्त प्रयोग किया। प्रमाणों का, साक्ष्यों का, तथ्यों का पर्याप्त प्रयोग अपने इतिहास लेखन में हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। यूनान तथा फारस के संघर्ष का विस्तृत विवरण इन्होंने दिया है। फारस के राजा जैरोक्स की पराजय, फारसी वीरता का भी इन्होंने वर्णन किया है। यूनानी होते हुए भी फारसी वीरों की प्रशंसा इन्होंने पूरी पूरी प्रशंसा की है। वैज्ञानिक प्रविधि एवं प्रमाणों के आधार पर इन्होंने लेखन किया। वैज्ञानिक तरीके भी इन्होंने अपनाए। तथ्यों पर, प्रमाणों पर इन्होंने जोर दिया। अतीत की कहानी, परंपरा, गीतों और कहानियों का इन्होंने एक तरह से जाल बुन दिया। अतीत की जो परंपरा थी, कहानियाँ थीं, गीत थे, उन सबको एक साथ पिरोकर इन्होंने जाल की तरह इतिहास की रचना की। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ इनके द्वारा सांस्कृतिक पक्ष पर भी जोर दिया गया। ये इनकी विशेष बात थी। आमतौर पर राजनीतिक इतिहास का लेखन होता है, किंतु इनके द्वारा सांस्कृतिक पक्ष पर इतिहास के जोर दिया गया। लेखन में रोचकता का इन्होंने ध्यान रखा। कथाक्रम को इन्होंने तोड़ा नहीं। पाठक रुचिपूर्ण तरीके से इनके लेखों का अध्ययन करे, इस बात का ध्यान इन्होंने रखा। कथाक्रम को बनाए रखा। सुव्यवस्थित लेखन की परंपरा इन्होंने शुरू की। असंबद्ध घटनाओं को भी इन्होंने इस तरह से पिरोया कि वो क्रमबद्ध प्रतीत होने लगे, और क्रमबद्ध बातों को आसानी से व्यक्ति पढ़ और समझ सकता है, इसका इन्होंने ध्यान रखा। एक राष्ट्र का इतिहास अन्य राष्ट्र के संदर्भ में इन्होंने प्रस्तुत किया। यदि भारत के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, हालांकि भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने ज़्यादा विवरण नहीं दिया, किंतु समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के साथ भारत का इतिहास जुड़ा हुआ रहा। इसलिए यदि भारत के इतिहास की चर्चा करनी है तो इंग्लैंड के इतिहास की भी ये चर्चा करें। इस तरह से अन्य देशों के संदर्भ में किसी अन्य राष्ट्र के इतिहास की भी चर्चा की परंपरा इन्होंने प्रारंभ की। इनकी आलोचना इसलिए की जाती है कि एक तो उन्होंने कथात्मक रूप में लिखा, और दूसरी बात ये कि सुनी हुई बातों को इन्होंने तथ्य रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगाया जाता है। पांचवां प्रमुख यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडिस का लेखन है। इनका जन्म 456 ईस्वी पूर्व में, मृत्यु 396 ईस्वी पूर्व में यूनान में। इतिहास को काव्य तथा अलौकिकता से इन्होंने मुक्ति प्रदान की। जैसे कि परंपरा हमने देखी यूनानी इतिहासकारों ने, होमर के काल में हमने देखी कि कविता के रूप में, काव्य के रूप में इतिहास का विवरण लिखा जाता था, और अलौकिक रूप में उसका विवरण किया जाता था, देवताओं से जोड़कर उसका विवरण दिया जाता था। तो इन्होंने इतिहास को मानव का इतिहास बनाया और काव्य से मुक्ति दिलाई, पद्य से मुक्ति दिलाई। उसके स्थान पर गद्य में लेखन थ्यूसिडाइडिस के द्वारा प्रारंभ किया गया। प्रजातंत्र में इनकी आस्था थी, परंतु ये प्रजातंत्र की बुराइयों को भी भली भांति जानते थे। तो प्रजातंत्र के समर्थन में इन्होंने लेख किया। गणतंत्र, राजतंत्र पर इनका बहुत विश्वास नहीं था, किंतु प्रजातंत्र की बुराइयों से भी ये परिचित थे, कमजोरियों के बारे में भी ये जानते थे। मनोवैज्ञानिक इतिहास के जनक के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के मनोविज्ञान, समाज के मनोविज्ञान के ऊपर भी, उनकी परंपराओं, उनके नियमों के विषय में भी इन्होंने लेखन प्रारंभ किया। यथार्थ पर इन्होंने बहुत जोर दिया, सत्य पर जोर दिया, वस्तुनिष्ठता पर इन्होंने इतिहास के वस्तुनिष्ठ लेखन पर ज़्यादा जोर दिया, तथ्य आधारित लेखन पर इन्होंने जोर दिया। इनको शिक्षात्मक इतिहास के प्रारंभकर्ता या जनक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इतिहास ऐसा लिखा जाना चाहिए कि लोग उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें, यही इतिहास का उद्देश्य है, ये स्वीकार करते थे। तो व्यक्ति, समाज उससे सीखे, लोग उससे सीख सकें, ऐसा इतिहास लिखा जाए, उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें और जो त्रुटियाँ हुई हैं वो आगे न हों। इस हिसाब से इन्होंने शिक्षात्मक इतिहास लेखन परंपरा शुरुआत की। इतिहास लेखन में प्रणाली विज्ञान, जिसको मेथोडोलॉजी हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसका इन्होंने प्रणाली विज्ञान का श्रीगणेश किया। विषय के विश्लेषण पर इन्होंने जोर दिया। केवल सामान्य घटनाएं लिख देना इतिहास में पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का विश्लेषण भी होना चाहिए, इस पर इन्होंने जोर दिया। तथ्यों को इन्होंने महत्व प्रदान किया। तथ्यों के चयन एवं परित्याग की प्रक्रिया को स्वीकृत किया। जब इतिहासकार प्रारंभ में तथ्यों का चयन करता है तो सभी तथ्यों को वह चयनित नहीं करता, छोड़ना भी होता है।
जो आवश्यक न हों उनका परित्याग और जो आवश्यक हों उनको खोजकर उनका चयन करना। तो एक तो इन्होंने तथ्यों को अत्यधिक महत्व दिया, उसी के आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए, ये इन्होंने कहा। और तथ्यों के चयन और परित्याग, ये दोनों प्रक्रिया में इतिहासकार को माहिर होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत इन्होंने किया, इस प्रक्रिया को स्वीकृति इन्होंने प्रदान की। नियतिवाद एवं अवश्यंभाविता को इन्होंने अस्वीकृत कर दिया। नियतिवादी जो परंपरा थी कि इस युग के बाद ये युग आएगा, इसके बाद ये युग होगा, इसको इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। या इतिहास में अवश्यंभाविता की ऐसा होना निश्चित है, इस तरह की बात को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। सब कुछ पूर्व निश्चित नहीं है, ये इन्होंने कहा। मानव इच्छा की प्रबलता को इन्होंने स्वीकृति दी। मनुष्य किस प्रकार से परिवर्तन चाहता है, समाज किस तरह से परिवर्तन चाहता है, उसके अनुरूप भी बातें होती हैं, न कि नियतिवादी ढंग से या अवश्यंभावी ढंग से कोई बात होती है, ये इन्होंने कहा। उत्थान के पश्चात पतन के क्रम को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि उत्थान के बाद पतन। किसी भी राज्य या साम्राज्य के उदाहरण में आप कह सकते हैं कि जिस राज्य का उत्थान हुआ है उसका पतन भी निश्चित रूप से होगा। इस तरह इन्होंने उत्थान के पश्चात पतन के नियम को स्वीकृति प्रदान की। यद्यपि पूरी तरह से चक्रीय इतिहास को स्वीकार नहीं करते थे, किंतु उत्थान के पश्चात पतन होगा, उसके क्रम को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की। इतिहास में राजनीतिक पक्ष को इन्होंने महत्ता प्रदान की। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों को इन्होंने उपेक्षित किया, ऐसा इन पर आरोप लगाया जाता है। मुख्य विषय पर केंद्रित लेखन इनके द्वारा किया गया। मुख्य विषय पर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। एक मुख्य विषय तय करते थे और उसके इर्द गिर्द ही इन्होंने लेखन किया। इस तरह की परंपरा की शुरुआत इन्होंने की। इतिहास का चरम लक्ष्य प्लेटो की तरह इन्होंने स्वीकार किया। सत्यम शिवम सुंदरम, ये इतिहास का चरम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य है, ये इन्होंने माना। घटना की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। इतिहास लेखन जो इन्होंने किया वो घटना की गहराई तक, अंतःस्थल तक जाने की प्रवृत्ति इनके लेखन में हम प्राप्त करते हैं। पोनीशियन युद्ध पर इन्होंने ग्रंथ लिखा। एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्य थे, इनके मध्य युद्ध का विवरण ये देते हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि यूनान में इस समय नगर राज्य हुआ करते थे। इन नगर राज्यों के बीच परस्पर संघर्ष हुआ करते थे। उसी में से एथेंस और स्पार्टा दो नगर राज्य थे, उनके संघर्ष का विवरण इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। छठे इतिहासकार के रूप में पोलिबियस का लेखन महत्वपूर्ण है। जन्म इनका मोगालोपोलिस यूनान में 198 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया सिकंदरिया में, तथा यूनानी राज्य में प्रशासक की भूमिका भी इन्होंने निभाई। ईस्वी पूर्व 168 में युद्धबंदी बनाकर इनको रोम ले जाया गया। इस तरह से ये न केवल यूनानी इतिहासकार माने जाते हैं, बल्कि रोमन इतिहासकार भी वहाँ भी रहकर इन्होंने भी काम किया और रोम के इतिहास का विवरण भी दिया। इतिहास नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की। 40 जिल्दों में ये ग्रंथ है। 15 वर्ष के शोध के पश्चात, रिसर्च के पश्चात इन्होंने इसको लिखा। रोम के संवैधानिक इतिहास का विकास किस प्रकार हुआ, इसकी विस्तृत चर्चा इन्होंने इतिहास नामक ग्रंथ में जो 40 जिल्दों में है उस पर लिखा हुआ है। यथार्थ लेखन पर इन्होंने जोर दिया। इनके अनुसार सत्य को ये आँख के रूप में स्वीकार करते थे, इसलिए सत्य या यथार्थ लेखन पर इन्होंने जोर दिया। इतिहासकार को पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए या पूर्वाग्रह से मुक्त लेखन करना चाहिए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया। इतिहास को इन्होंने विज्ञान रूप में स्वीकार किया तथा मेथोडोलॉजी का प्रयोग इनके द्वारा भी किया गया। यद्यपि इन्होंने युग चक्रवादी सिद्धांत को कुछ हद तक स्वीकार किया, समर्थन दिया। विश्व साम्राज्य की इन्होंने कल्पना की। इनके द्वारा विश्व में एक छत्र राज्य आगे चलकर होगा, ऐसी कल्पना या परिकल्पना की गई, जो कि रोम के अंतर्गत या उसके नेतृत्व में होगा, या रोमन साम्राज्य पूरे विश्व में एक छत्र राज्य कायम करेगा। इसकी भविष्यवाणी एक तरह से इन्होंने किया, परिकल्पना इन्होंने की। प्रकृति का नियम उत्थान, विकास तथा पतन इस क्रम में होता है। इस तरह से इस नियम को स्वीकृति इनके द्वारा दी गई, किंतु ये भाग्यवादी नहीं थे, बल्कि देश काल
तथा परिस्थितियों को ये महत्वपूर्ण स्वीकार करते थे। अतीत का अध्ययन चरित्र सुधार हेतु आवश्यक है। इतिहास का अध्ययन इसलिए किया जाए ताकि भविष्य में मनुष्य के चरित्र में सुधार हो सके, उसके लिए इन्होंने आवश्यक बताया। इतिहास का एक तरह से लक्ष्य बता दिया कि मनुष्य समाज अपने चरित्र में सुधार कर सके, सीख ले सके, इसलिए इतिहास का लेखन हो। हेलास का पतन, रोम साम्राज्य का उत्थान और उसके पतन का विवरण भी इनके द्वारा दिया गया। अगले इतिहासकार थे जीनोफोन या जीनोफेन, कुछ किताबों में इनका नाम मिलता है। प्रमुख ग्रंथ इनके थे हेलोनिका, एनेबेसिस। युद्ध काल में इनका जन्म हुआ, युद्ध में इनके द्वारा भागीदारी की गई। स्पार्टा की सेना में ये रहे, युद्ध किया। उनकी वीरता के कारण उनको एक रियासत इनाम के रूप में प्राप्त हुआ, जहाँ पर इन्होंने राज्य किया। इतिहास, दर्शन, राजनीति एवं अर्थशास्त्र विषय पर इनके द्वारा पर्याप्त लेखन किया गया। एनाबेसिस ग्रंथ में इपानिनोदास और पेलोपीदास इनका जीवन वृत्त इनके द्वारा एनाबेसिस नाम के ग्रंथ में लिखा गया। इतिहास की उपयोगिता पर इनका विश्वास था, इस कारण ये चाहते थे कि इतिहास का विधिवत ढंग से लेखन किया जाए। सूक्ष्मता एवं निष्पक्षता की इनमें कमी थी, ये इन पर आरोप या इनकी आलोचना के रूप में कहा जाता है कि बारीकी से इन्होंने अध्ययन नहीं किया और निष्पक्षता की कमी थी, किसी एक पक्ष में बह जाते थे, ये आरोप इन पर लगाया गया। अन्य इतिहास लेखक, यूनानी इतिहास लेखकों में पेसिडोनियस, इतिहास एवं भूगोल नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा। इतिहास और भूगोल नाम से ही इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम रखा था। इसमें इन्होंने आलोचनात्मक ढंग से इतिहास और भूगोल में अपने लेख लिखे। दूसरे इतिहासकार या इतिहास लेखक थे डायोनिसियस। रोम का इतिहास एवं दर्शन पर इन्होंने पर्याप्त लेखन किया। तीसरे व्यक्ति थे प्लूटार्क। ग्रीको रोमन इतिहास पर लेखन, 46 जीवन चरित्र, 46 जीवन चरित्रों का लेखन इनके द्वारा किया गया, विस्तृत लेखन इन्होंने किया। इसी प्रकार स्ट्रेबो, सिकंदर काल के विवरण इसने दिया, विशेषकर उस काल के भूगोल, प्राचीन भूगोल एवं सिकंदर की उपलब्धियों का विवरण, सिकंदर के साथ ये आया था, उसका विवरण इसने दिया था। मार्ग भी इसने रेखांकित किए थे, किस प्रकार से सिकंदर भारत तक पहुंचा था। इस तरह के अन्य इतिहासकार भी थे। अब हम देख लेते हैं यूनानी इतिहास लेखकों द्वारा भारतीय इतिहास पर क्या लिखा गया, कौन लोग थे। इसमें पहला आता है सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखन, स्काइलेक्स, हिकेटियस, मिलेटस, हीरोडोटस, कैसियस। हीरोडोटस ने हिस्टोरिका नाम का ग्रंथ लिखा था, भारत के विषय में भी उसने विवरण दिया है। कैसियस के द्वारा भारत के विषय में लिखा गया है। इसने पारसिका नाम का ग्रंथ लिखा, ईरान के विषय में लिखा गया है। तो ये इतिहासकार थे जो कुछ न कुछ भारत के विषय में विवरण लिखते हैं। सिकंदर के पूर्व के इतिहासकार थे। सिकंदर अपने साथ कुछ लोगों को, कुछ इतिहासकारों को, भूगोलविदों को लेकर के आया था। उन्होंने भी भारत के संदर्भ में लिखा है। इनमें निरियाकस, ओनेसिक्रिटस एवं एरिस्टोबुलस का नाम प्रमुख है, जो सिकंदर के साथ आए थे। युद्ध का विवरण, आक्रमण मार्ग का विवरण ये लिखते हैं। तो सिकंदर कालीन लेखक थे। सिकंदर के पश्चात यूनानी लेखकों में, इन लेखकों में मेगास्थनीज और डायामेकस का नाम उल्लेखनीय है। मेगास्थनीज तो भारत में 14 वर्षों तक रहा, चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहा था। और इंडिका नाम का ग्रंथ, सुप्रसिद्ध ग्रंथ इसने लिखा, भारत के बारे में विस्तार से उसने इस पे लिखा है। यद्यपि ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, किंतु उस ग्रंथ से उद्धरण जिन लोगों ने दिखा वो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो उससे हमें ज्ञात होता है कि उसने भारत के विषय में क्या विवरण दिया है। डायामेकस बिंदुसार का दरबारी था। यद्यपि इसका भी मूल ग्रंथ नहीं है, किंतु इसके भी उद्धरण उपलब्ध होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे और भी इतिहासकार हुए हैं, किंतु इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए। निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं, वास्तविक इतिहास लेखन का श्री गणेश यूनानियों ने किया। हेरोडोटस को जन्मदाता माना जाता है इतिहास का। उसके पूर्व भी हमने चर्चा की, होमर से इनका क्रम शुरू होता है। हेरोडोटस ने कथात्मक इतिहास का लेखन किया, फिर शिक्षात्मक ढंग से इतिहास लिखा गया, फिर मेथोडोलॉजी पर विस्तार से
इन लोगों ने बात की और उस पद्धति को वैज्ञानिक ढंग से अपनाया, तो वैज्ञानिक प्रणाली का अनुसरण भी इनके द्वारा प्राचीन काल में ही शुरू हो गया था। थ्यूसिडाइटिस एवं पॉलीबियस ने इतिहास लेखन की वैज्ञानिक प्रविधियों को समझते हुए सुनिश्चित प्रणाली मेथडोलॉजी को इन्होंने प्रारंभ किया और इतिहास को विज्ञान का स्वरूप देना इन्होंने प्रारंभ किया। पॉलीबियस ने लिखा है, जिस प्रकार दृष्टिहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार सत्य को अलग कर देने से इतिहास भी एक व्यर्थ महत्वहीन कहानी मात्र बन जाता है या रह जाता है। ये पॉलीबियस ने लिखा। तो सत्य पर बहुत जोर इन्होंने दिया, सत्य को आँख के रूप में स्वीकार किया और इस तरह से यथार्थ लेखन पर, वस्तुनिष्ठ लेखन पर पॉलीबियस के द्वारा प्राचीन काल में ही जोर दिया गया। कॉलिंगवुड के अनुसार यूनानी व्यक्ति में रुचि रखते थे। यह मानव इतिहास का वृत्तांत, मानव की उपलब्धियों का इतिहास, व्यक्ति के उद्देश्यों और मानव की सफलताओं असफलताओं का इतिहास है। निसंदेह इसमें दैवी तत्व का भी योगदान है, लेकिन यह नियंत्रित रूप में है। दैवी तत्व या चक्रवादी सिद्धांत है, किंतु ज़्यादा इस पर जोर नहीं दिया गया है। दैवी तत्व या ईश्वरीय योजना के अनुसार सब कुछ चलता है, इस पर कम जोर दिया गया है, ये कॉलिंगवुड कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा थी जिस पे हमने बात की।